हेलो स्टूडेंट, हम लोग समाज शास्त्र की आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हमने जो यूनिट ली हुई है, यूनिट 5 है। यूनिट 5 का एक पोर्शन मैंने करा दिया है, उसके आगे का पोर्शन आज मैं कराने वाला हूं। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं यूनिट 5 के, उनके बारे में आज हम बात करेंगे, उनसे संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे, उनके आंसर समझेंगे। तो उसमें सबसे पहला आता है नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर के आधार स्तंभ लिखिए। नई शिक्षा नीति इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है और यहां से जो है क्वेश्चंस बनने की संभावना। पिछली बार एक 2 मार्कर यहां से पूछा गया, 2 मार्कर में जो पूछा गया था वो समिति पूछी गई थी कि समिति ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था और जो स्कूली शिक्षा है उसमें क्या परिवर्तन हुआ, ऐसा क्वेश्चन पिछली बार आया था। तो उसी संदर्भ में मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि नई शिक्षा नीति 2020 के आधार स्तंभ बताइए। ये तो 5 आधार स्तंभ जो है नई शिक्षा नीति के बताए जाते हैं। पहला है शिक्षा तक सभी की आसान पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और जवाबदेहिता। ये जो है 5 स्तंभ इसके कहे जाते हैं, जिनको हमें यहाँ पर बताना है। तो पहला है शिक्षा तक सबकी आसान पहुंच, ये है पहला स्तंभ। दूसरा है समानता। समानता मतलब सभी को समान रूप से शिक्षा का अवसर उपलब्ध होना। फिर गुणवत्ता है, गुणवत्ता का भी शिक्षा में गुणवत्ता का भी ध्यान रखना, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है। फिर आता है वहनीय शिक्षा। वहनीय शिक्षा, वहनीय शिक्षा का मतलब है कि ऐसी शिक्षा जिसको लोग वहन कर सकें, अफोर्ड कर सकें, है ना। बहुत ज्यादा महंगी नहीं हो, सबके हिसाब से शिक्षा हो, सभी लोग अमीर गरीब सभी जो है उसको वहन कर सके, ऐसी शिक्षा की बात इसमें कही गई है। इसके बाद जवाबदेहिता, जवाबदेहिता, ठीक है, ये जवाबदेही कह सकते हैं। तो ये 5 स्तंभ जो है यहाँ पर बताना, ऐसा हम लिख सकते हैं। 5 स्तंभ ऐसा यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये 5 स्तंभ हमारे ऐसे पूरे हो गए। या डायग्राम के जरिए भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो, लेकिन डायग्राम बनाने में थोड़ा सा वो स्पेस ज्यादा लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। और वहां पर इतना स्पेस नहीं रहेगा तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि 3 यहाँ पर लिख दो और फिर चौथा और 5वां ऐसे यहाँ पर लिख दो, क्योंकि इतने तो लाइन उसमें 3 लाइन मिलती है, 3 से 4 लाइन। तो 3 लाइन में इस तरह से लिख लो, 4-5 साइड में लिख दो, तो ऐसे 5 स्तंभ पूरे हो जाएंगे ना। इसके बाद आता है जीवन पर्यंत शिक्षा या जीवन पर्यंत सीखने से आप क्या समझते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, ये क्वेश्चन है 2 मार्क। लेकिन जीवन पर्यंत सीखना मतलब ये होता है कि औपचारिक शिक्षा के बाद की शिक्षा तथा विकास से होता है ना। जीवन पर्यंत सीखने से आशय औपचारिक शिक्षा के बाद की शिक्षा तथा विकास से है, जिसमें व्यक्ति जो है जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ जो है सीखता रहता है, अपने अनुभव, अपने ज्ञान तथा अपने कौशल का निरंतर विकास करता रहता है। तो उसको हम कह देते हैं जीवन पर्यंत शिक्षा। नई शिक्षा नीति 2020 में जो है इसमें कहा गया था कि प्रौढ़ शिक्षा तथा जीवन पर्यंत सीखने के लिए उपयुक्त आधारभूत संरचना का विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस तरह से उसमें बताया गया है। जो भी आधारभूत ढांचा है, बुनियादी जो संरचना है, जरूरी बुनियादी संरचना, उसके विकास को सुनिश्चित करना, ताकि जो है प्रौढ़ शिक्षा तथा जीवन पर्यंत शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। ये जो है नई शिक्षा नीति में बताया गया है। तो इसका पहले अर्थ लिखेंगे और फिर हम नई शिक्षा नीति में इसका क्या प्रावधान था वो बताएंगे। 2 चीजें इसमें पूछी गई, तो पहले हम अर्थ लिखेंगे। अर्थ, जीवन पर्यंत
जीवन पर्यंत सीखने से आशय, सीखने से आशय से आशय औपचारिक शिक्षा के बाद की शिक्षा के बाद की शिक्षा तथा विकास से है, तथा विकास से है, विकास से है, से है जिसमें व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में, अपने संपूर्ण जीवन में अनुभव, ज्ञान तथा कौशल का विकास करता है, तथा कौशल का विकास करता है। तो ये है इस तरह से। अब नई शिक्षा नीति में प्रावधान, नई शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान, इसमें लिखा है प्रौढ़ शिक्षा तथा जीवन पर्यंत, जीवन सीखने के लिए पर्याप्त बुनियादी, पर्याप्त बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित करना। तो ये इस तरीके से हमारा दूसरा 2 मार्कर पूरा हो जाता है। इसके बाद आता है नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा में क्या परिवर्तन किए गए। पिछले बार स्कूली शिक्षा का क्वेश्चन आया था कि स्कूली शिक्षा में क्या परिवर्तन किए गए, उसी संदर्भ में मैंने जो है उच्च शिक्षा का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए उच्च शिक्षा में सबसे बड़ा परिवर्तन तो आया है कि स्नातक का जो पाठ्यक्रम है उसको 3 से 4 वर्ष कर दिया गया है। मतलब 3 वर्ष भी हो सकता है, 4 वर्ष भी होता है। पहले 3 वर्ष ही हुआ करता था, अब उसको बढ़ा के 4 वर्ष भी कर दिया गया। अगर 4 वर्ष का कोई पाठ्यक्रम सिलेक्ट कर रहा है तो उसका जो पीजी कोर्स होगा वो 1 साल का होगा। जिसका 3 साल का स्नातक होगा उसका पीजी 2 साल का होगा। अगर किसी को 4 साल का पीजी का यूजी करना है तो उसका जो पीजी होगा वो 1 साल का होगा। 3 साल में, हाँ 4 साल में जो स्नातक करेगा उसमें पहले साल में उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में उसको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल में उसको मिलेगा स्नातक की डिग्री और चौथे साल में शोध के साथ स्नातक डिग्री उसको मिलेगी। ये एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, एमफिल की मान्यता को समाप्त कर दिया गया है। और उच्च शिक्षा में जो नामांकन होगा वो 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा में नामांकन की दर है वो 2035 तक 50% करने का लक्ष्य डिसाइड किया गया है। तो ये कुछ प्रावधान है उच्च शिक्षा के संबंध में जो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, परिवर्तन तो उसमें पहला है स्नातक पाठ्यक्रम 3 से 4 वर्ष
किया गया। यहां पर हम जो है थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देंगे, 1 वर्ष में सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट। 2 वर्ष में एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष में स्नातक डिग्री, स्नातक की डिग्री। 4 वर्ष में इसको दिया जाएगा शोध के साथ स्नातक, शोध के साथ स्नातक की डिग्री, ये ठीक है। दूसरा, 4 वर्षीय स्नातक की स्थिति में 1 वर्ष का पीजी कोर्स, एमफिल की मान्यता को समाप्त कर दिया गया है। एमफिल की मान्यता समाप्त है ना, एमफिल की मान्यता को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा उच्च शिक्षा में नामांकन 2035 तक 50% करने का लक्ष्य। ठीक, तो ये हो गया हमारा तीसरा 2 मार्कर ना, इस तरह से आपको बताना। अब है संदीपनी स्कूल की अवधारणा स्पष्ट कीजिए ना। संदीपनी या सांदीपनी भी कहा जाता है। एक्चुअली सीएम राइज स्कूल जो थे उनका नाम चेंज करके मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है सांदीपनी स्कूल, है ना। जो कृष्ण भगवान के गुरु थे उनके नाम पर जो इसका नाम रखा गया। सीएम राइज में इंग्लिश शब्द यूज हो रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको चेंज कर दिया जाना चाहिए, है ना। तो सीएम राइज स्कूल का नाम जो है चेंज करके कर दिया गया है सांदीपनी स्कूल। 2021 में इस अवधारणा को स्टार्ट किया गया, सीएम राइज स्कूल की अवधारणा को। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत जो है जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको जो है एकल परिसर में तब्दील किया जा रहा है और वहां पर सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और अत्याधुनिक सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई जा रही है ना। निजी स्कूल में जैसे सुविधाएं होती हैं, है ना, स्मार्ट क्लास है, लैब, आधुनिक लैब है, आधुनिक कंप्यूटर तथा साइंस लैब है, खेल के मैदान है ना, बस की सुविधा है। सरकारी स्कूल में बस की सुविधा भी नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पर जो है बस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है जैसे प्राइवेट स्कूल में उपलब्ध कराई जाती है। तो ये है इनका कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ, तो इसमें हमें क्या क्या बताना है, तो प्रारंभ बताएंगे। प्रारंभ 11 जून 2021 में इनको स्टार्ट किया गया था। पुराना नाम इसका हम यहां लिख देंगे, पुराना नाम सीएम राइज स्कूल, पुराना नाम है सीएम राइज स्कूल। इस नाम से इनको स्टार्ट किया गया, अभी नाम इनका चेंज करके हो गया है सांदीपनी स्कूल, ठीक है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों को एकल परिसर में
परिसर में परिवर्तित करना, एकल परिसर में परिवर्तित करना तथा वहां पर सभी अत्याधुनिक सुविधाएं, वहां पर सभी अत्याधुनिक सुविधाएं, अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक कंप्यूटर तथा साइंस लैब तथा साइंस लैब, ई लाइब्रेरी, खेल का मैदान, खेल का मैदान आदि उपलब्ध कराना, आदि उपलब्ध कराना। तो ये हो गया चौथा हमारा 2 मार्कर सांदीपनी स्कूल की उदाहरण। हाँ, अब है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना का संबंध किससे है, इसका मुख्य प्रावधान लिखिए। ये क्वेश्चन है। तो ये जो है 2017 से प्रारंभ है और ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसका मुख्य संबंध किससे है, वरिष्ठ नागरिकों से है। प्रावधान क्या है इसमें? प्रावधान ये है कि 10 वर्ष तक अगर कोई वरिष्ठ नागरिक इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे 8% की दर से जो है उसको निश्चित रिटर्न प्राप्त होगा। ये जो है इसमें प्रावधान किया गया है ना। 8% जो है उसको रिटर्न मिलेगा अगर वो 10 वर्ष तक जो है इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। प्रारंभ लिख देंगे हम पहले, हालांकि प्रारंभ पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी प्रारंभ लिख सकते हैं। प्रारंभ है 2017। संबंध वरिष्ठ नागरिकों से संबंध, वरिष्ठ नागरिक इससे संबंधित है। और प्रावधान क्या है? प्रावधान है वरिष्ठ नागरिकों द्वारा 10 वर्षों तक निवेश करने पर 8% प्रति वर्ष तक का निश्चित रिटर्न प्राप्त होगा। निश्चित रिटर्न प्राप्त होना, ये जो है इसका संबंध हो गया। ठीक है, ये हो गया 5वां 2 मार्कर। इसके बाद है प्रतिभाकरण योजना को समझाइए। देखिए, प्रतिभाकरण योजना गांव की बेटी योजना की तर्ज पर इसको प्रारंभ किया गया है ना। गांव की बेटी योजना पहले प्रारंभ हुई 2005 में और फिर उसी के आधार पर 2008 में प्रतिभाकरण योजना स्टार्ट की गई। गांव की बेटी योजना गांव के लिए है और प्रतिभाकरण योजना शहरी छात्राओं के लिए। इसमें प्रावधान है कि शहरी छात्राएं
अगर 12वीं कक्षा में 60% या उससे ज्यादा लाती हैं या प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती हैं तो उनकी उच्च शिक्षा जो है फ्री रहेगी और उनको जो है कुछ सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। जैसे सामान्य पाठ्यक्रम के लिए 500 रुपए प्रति माह और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए 750 रुपए प्रति माह 10 महीने तक प्रदान किए जाएंगे और उच्च शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। यह है प्रतिभाकरण योजना के खास प्रावधान। ठीक है, तो इसको हमें कैसे लिखना है, देखिए पहले प्रारंभ लिखेंगे। प्रारंभ 1 जुलाई, देखो डेट अगर आपको नहीं याद है तो इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं रहती है ना, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ईयर लिख दो तो चल जाएगा। इसका उद्देश्य है शहरी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, ये जो है इसका उद्देश्य। अब इसमें प्रावधान बताना है। प्रावधान किसी शहरी छात्रा द्वारा 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने की स्थिति में है ना, करने की स्थिति में उच्च शिक्षा फ्री, उच्च शिक्षा निःशुल्क प्रदान करना पहला हो गया। सामान्य पाठ्यक्रम के लिए 500 रुपए प्रति माह तथा व्यवसाय पाठ्यक्रम के लिए 750 रुपए प्रति माह प्रदान करना, ये जो है इसका प्रावधान है। तो इस तरह से आपको बताना, थोड़ा सा मैटर ज्यादा है लेकिन उसमें छोटे छोटे वर्ड करके लिखेंगे तो आ जाएगा। जैसे ये प्रारंभ है तो प्रारंभ की वहीं पर उद्देश्य भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, इस पे छूटा हुआ है उसको कवर कर सकते हैं। तो इतना हमें प्रावधान लिखना पड़ेंगे तब आपको 3 नंबर मिल पाएंगे। अगर आपने कुछ छोड़ा तो 3 नंबर नहीं मिल पाएंगे, ध्यान रखना। तो यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद आगे आता है विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत किन वर्गों को सम्मिलित किया जाता है, ये क्वेश्चन। देखिए विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ऐसे वर्ग होते हैं जो अलग अलग आधारों पर पिछड़े होने के कारण सरकार द्वारा उनको विशेष अधिकार दिए जाते हैं। सरकार उनको विशेष अधिकार देती है और विशेष सुविधाएं देती है, विशेष छूट देती है, उनको बोलते हैं विशेषाधिकार वर्ग। इसमें कौन से वर्ग आते हैं? सामाजिक आधार पर पिछड़े हैं तो SC ST OBC आते हैं, आर्थिक आधार पर EWS आते हैं, अन्य है, निःशक्त जन है ना, अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, तो ये सब जो है विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग कहे जाते हैं। ऐसे वर्ग जिन्हें अलग अलग आधारों पर
पिछड़ा होने के कारण सरकार द्वारा विशेष अधिकार तथा विशेष सुविधाएं प्रदान की जाए, विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती, ठीक है। फिर इसके अंतर्गत जो वर्ग आते हैं उसमें सामाजिक आधार, सामाजिक आधार पर उसमें SC ST इसमें SC ST OBC आर्थिक आधार पर EWS अन्य निःशक्त जन, अल्पसंख्यक, ये है ना। तो ये हो गया हमारा 1.7 यानी 7वां 2 मार्कर पूरा हो जाता है, ये है। इसके बाद आगे आता है लास्ट 2 मार्कर है, भारत में विस्थापित समूह के विस्थापित होने के 3 महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए, यानी 3 कारक पूछे गए वो बताना है। उसमें पहला कारक आता है कि नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण जो है ये सबसे बड़ा कारण है। भारत में नदी घाटी परियोजनाओं का जो निर्माण हो रहा है, बड़े बांधों का निर्माण हो रहा है, उससे जो है ये विस्थापन की समस्या ज्यादा पाई जाती है ना। इसके अलावा औद्योगिक कारखानों की स्थापना है, इसका विद्युत इकाइयां हैं, विद्युत उत्पादन की इकाइयां, इनकी स्थापना हो रही है। इसके अलावा फिर प्राकृतिक आपदाएं, ये भी एक कारण है ना। प्राकृतिक आपदाएं, चक्रवात, तूफान वगैरह आते हैं, वो भी कारण है। ज्वालामुखी है, भूकंप है, सुनामी, इससे भी जो है ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये बहुत सारे कारण है, लेकिन 3 ही लिखना है। तो नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण, नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण। दूसरा है औद्योगिक कारखानों या औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, ये हो गया। तीसरा है विद्युत उत्पादन इकाइयों की स्थापना, विद्युत उत्पादन इकाइयों की स्थापना, है ना। इसमें कुछ उदाहरण भी हम लिख सकते हैं, जैसे नदी घाटी परियोजना में नर्मदा घाटी परियोजना हमने लिख दी। इसमें औद्योगिक इकाई में कोई इकाई हमारे यहाँ स्थापित हुई है तो उसको लिख दिया, कोई इकाई स्थापित हो रही है तो। और विद्युत उत्पादन इकाइयों में सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र है, विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केंद्र है, वहां पर कुछ विस्थापन हुए हैं। तो कुछ कुछ उदाहरण भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, स्पेस अगर है तो, ठीक है। तो ये पूरा हो गया हमारा 2 मार्कर के क्वेश्चन, सारे पूरे हो जाते हैं। अब पहला 7 मार्कर है ऑनलाइन तथा डिजिटल शिक्षा को स्पष्ट कीजिए, इसके लिए किए गए सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। ऑनलाइन तथा डिजिटल शिक्षा क्या है? इंटरनेट, ICT सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी है, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उनके माध्यम से शिक्षा को इंटरेक्टिव बनाना, इसको कहते हैं ऑनलाइन तथा डिजिटल शिक्षा। ऑनलाइन तथा डिजिटल शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके माध्यम से इंटरनेट,
सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा को इंटरैक्टिव बनाना, इसको कहा जाता है ऑनलाइन तथा डिजिटल शिक्षा। और इसके लिए हमारी जो नई शिक्षा नीति उसमें खास प्रावधान इसके लिए किए गए हैं और सरकार इसके लिए विशेष प्रयास कर रही है। जितने भी यूजीसी ने क्या है, जितने भी विश्वविद्यालय उनको सबको निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन डिग्री उपलब्ध कराएं, तो विश्वविद्यालय ऑनलाइन डिग्री दे रहे हैं। शगुन पोर्टल है, ये प्राथमिक शिक्षा में नवीनता लाने के लिए, प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए शगुन पोर्टल चल रहा है ना। इसमें नवाचार से जो है शिक्षकों और विद्यार्थियों को जोड़ा जा रहा है। एक स्वयं पोर्टल चल रहा है, स्वयं पोर्टल में जो है प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक बहुत सारे जो है पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं यहाँ पर, है ना। ई विद्या है, दीक्षा ऐप है। दीक्षा ऐप जो है, जो प्राथमिक शिक्षा है उसको ऑनलाइन करने की बात हो रही है। इसके बाद डिजिटल मिशन है, डिजिटल इंडिया मिशन चल रहा है। इसमें जो है पूरा डिजिटलाइज, हर क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन हो रहा है शिक्षा के साथ साथ, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे कार्यक्रम जो चल रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको बताना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका अर्थ। देखिए, ऑनलाइन तथा डिजिटल शिक्षा से आशय इंटरनेट, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी तथा संचार प्रौद्योगिकी एवं विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके शिक्षा को इंटरैक्टिव बनाना, शिक्षा को इंटरैक्टिव बनाना, ये ठीक है, ये है। तो इसमें हम लिखते हैं नई शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति 2020 में इसे बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए, ठीक है। तो ये है इस तरीके से। इसके बाद सरकारी प्रयास, यहाँ सरकारी प्रयास वैसे यहीं पर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ही लिख सकते हैं। सरकारी प्रयास के अंतर्गत हम इसमें नई शिक्षा नीति का उल्लेख कर देंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद आगे आता है एक पॉइंट, ये हम इसको बता सकते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। फिर दूसरा यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन डिग्री प्रदान करने की बात कही है, तो ये हमको बताना है। यूजीसी द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन डिग्री प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। इस तरह से आपको रहेगा। फिर तीसरा शगुन पोर्टल। ठीक है, शगुन पोर्टल क्या है? शगुन पोर्टल जो है प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता,
लाने के लिए है ना। शगुन पोर्टल लिख करके थोड़ा सा हमें मेंशन करना है। शगुन पोर्टल प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए है। इसके माध्यम से शिक्षक और छात्र इनको नवाचार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। यानी एक जो है मंच प्रदान करता है जिसके माध्यम से शिक्षकों और छात्रों को नवाचार से जोड़ा जा रहा है। तो ये है शगुन पोर्टल के बारे में। ये हो गया पूरा। इसके बाद स्वयं पोर्टल। स्वयं पोर्टल में क्या है, प्राथमिक शिक्षा से लेकर के स्नातकोत्तर तक की शिक्षा के अंतर्गत जो है जो भी सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको ऑनलाइन उपलब्ध कराने का इसमें प्रावधान किया गया है। मतलब इस पोर्टल में सारा जो पाठ्यक्रम है, सारा जो सिलेबस है, सारा जो कंटेंट है वो जो है ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। कहाँ, प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर की जो शिक्षा है उसका पूरा जो पाठ्यक्रम है, पूरा जो कंटेंट है वो डिजिटली यानी ऑनलाइन उपलब्ध इसके माध्यम से कराया जा रहा है। इसके बाद दीक्षा ऐप है। दीक्षा ऐप जो है ये प्राथमिक शिक्षा को ऑनलाइन करने की बात इसमें कही गई। प्राथमिक शिक्षा ऑनलाइन प्रदान करने से संबंधित ऐप है ये। इसके माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को ऑनलाइन प्रदान किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा दोनों। प्राथमिक शिक्षा पूरी स्कूली शिक्षा यानी प्राइमरी से लेकर के 12th तक की जो शिक्षा है उसको ऑनलाइन उपलब्ध कराने से संबंधित ये ऐप है। इसके बाद डिजिटल इंडिया मिशन जो सरकार चला रही है, डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन 2015 का कार्यक्रम है और इसमें सभी चीजें जो है डिजिटल की जा रही है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है ना। अन्य क्षेत्रों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कार्य है। बहुत बड़ी जो योजना है ये, जिसके माध्यम से डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा सरकार दे रही है। ये हमारा पूरा हो जाता है पहला 7 मार्कर का क्वेश्चन। इसके बाद भारत में बच्चों की स्थिति का उल्लेख करते हुए बच्चों की संरक्षण तथा विकास के लिए सरकारी पहलों का उल्लेख इसमें करना है। हाँ, बच्चे क्या हैं, किसी भी देश अथवा समाज के भविष्य होते हैं। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 उसमें 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको बालक माना गया है। बालक की परिभाषा उसमें दी गई है ना। उसमें एज जो रखी गई वो 18 वर्ष से कम रखी गई। जैसे हमारे संविधान में 14 वर्ष से कम है, लेकिन राष्ट्रीय जो बाल नीति 2013 उसमें 18 वर्ष की एज जो है उसमें मानी गई। 18 वर्ष से कम एज के जो बच्चे हैं उनको बालक कहा जाएगा, है ना। तो ये उसमें प्रावधान है। मध्य प्रदेश में भारत में बच्चों की संख्या 25.95 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 30.8% है ना। 30.8% जो है बच्चे हमारे यहाँ पर। और विश्व में सबसे ज्यादा बच्चे, विश्व के टोटल बच्चों का 19% भारत में ये सबसे ज्यादा है। तो ये अब हमें जो है स्टार्टिंग बताना है, स्थिति में बताना है क्या क्या प्रयास सरकार कर रही है। उसमें बहुत सारे प्रयास है। संवैधानिक प्रयास आपको बताना है, संवैधानिक है, वैधानिक है, नीतिगत है, योजनागत है। इस तरह से हमें प्रयासों का उल्लेख करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन 2 लाइन में। बच्चे किसी देश तथा समाज के तथा समाज के लिए कल के भविष्य होते हैं। कल के भविष्य होते हैं। कल के भविष्य होते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय बाल नीति 2013
के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बच्चों को बालक के रूप में मान्यता दी गई। बालक के रूप में मान्यता दी गई। ये फिर यहीं पर हम लिख देंगे स्थिति। भारत में स्थिति, भारत में बच्चों की कुल संख्या है, भारत में बच्चों की कुल संख्या, यहाँ पर आपको फिगर लिखना है। बच्चों की कुल संख्या ये है 25.96 करोड़, एग्जैक्ट है 25.96 करोड़। देश की कुल जनसंख्या का ये है 30.8%, है ना। और ये यहाँ पर जनगणना 2011 का उल्लेख करना पड़ेगा। जनगणना 2011 ऐसे ब्रैकेट में हम लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। और यहीं पर हम बता देंगे विश्व की कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक 19%, ऐसा ना। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 19% जो है भारत में निवास करती है बच्चों की संख्या। तो ये हो गया हमारा स्थिति हो गई। इसके बाद सरकारी प्रयास के अंतर्गत हमें जो है इस तरह से इसको बताना है। एक तो संवैधानिक प्रयास, फिर आता है नीतिगत प्रयास, वैधानिक आएगा, वैधानिक प्रयास, फिर आता है संस्थागत, फिर नीतिगत, बहुत शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, और फिर आता है योजनागत, है ना। क्योंकि स्पेस कम रहेगा तो इतना सारा लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, शॉर्ट में लिखना है। अनुच्छेद 15 का तीसरा क्लॉज, ठीक है। इसमें बच्चों तथा महिलाओं को विशेष उपबंध करने की बात कही गई। फिर आता है अनुच्छेद 21A, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 24, जिसमें बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने अथवा खान में नहीं लगाया जाएगा, ये इसमें लिखा हुआ है। फिर आर्टिकल 45 है, 39 भी यहाँ पे लिख दो। 39, 45 बच्चों की शोषण से सुरक्षा 39 में है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान जो है 45 में है। तो ये हो गया संवैधानिक प्रयास। ऐसे वैधानिक में इसमें एक इम्पोर्टेंट है
बाल एवं किशोर श्रम प्रतिबंध एवं विनियमन (1986) का है। इसमें संशोधन भी हुए हैं बाद में। इसके तहत बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। पॉक्सो एक्ट भी है, पॉक्सो एक्ट 2012 का है, जिसमें अगर किसी में बच्चे के साथ जो है कोई दुष्कर्म जैसी घटना होती है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया पॉक्सो एक्ट में। तो वो भी है इसमें, लेकिन मेन इसमें लिखा हुआ है मैंने राष्ट्रीय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। नीतिगत पहल में राष्ट्रीय बाल नीति 2012 है, सॉरी राष्ट्रीय बाल नीति 2013 है ये, है ना। तो ये है। इसके बाद योजनागत पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, योजनागत पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल श्रम, बाल श्रम से निजात दिलाने के लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। बाल श्रम से लोगों को निजात दिलाने के लिए कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। और एक बचपन बचाओ आंदोलन एनजीओ है जो चल रहा है, बचपन बचाओ। हालांकि ये सरकार का नहीं है, बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी का है, लेकिन इसका भी उल्लेख हम कर सकते हैं। बाल श्रम से बच्चों को बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं, एनजीओ है ये। 1980 में इसकी स्थापना हुई। कैलाश सत्यार्थी को इस पर जो है शांति का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो ये इस तरीके से प्रयास ऐसे लिखेंगे। इसके बाद आता है वरिष्ठ नागरिक कैसे कहा जाता है, भारत में उनकी स्थिति पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन है। तो वरिष्ठ नागरिक कौन होते हैं? वरिष्ठ नागरिक ऐसे नागरिक हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे ज्यादा होती है, उनको वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है। इसमें दो कैटेगरी होती है, एक वरिष्ठ नागरिक, एक अति वरिष्ठ नागरिक, है ना। वरिष्ठ नागरिक मतलब 60 वर्ष से 80 वर्ष की एज, और अति वरिष्ठ नागरिक मतलब 80 वर्ष से ज्यादा की एज। ठीक है। भारत में इसकी स्थिति क्या है? भारत में जो है लगभग 8.6% जो है लगभग 10 करोड़ के आसपास वरिष्ठ नागरिक हैं, और कुल जनसंख्या का 8.6% है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट आई 2023 की, उसमें कहा गया है कि अभी वर्तमान में 10% जनसंख्या है वृद्धों की, लेकिन 2050 तक ये दुगनी हो जाएगी, यानी 20% हो जाएगी, ऐसा कहना है जो चिंताजनक माना जाता है। ठीक है। तो इस तरह से बताना है हमें। तो वरिष्ठ नागरिक ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर इसके दो उपवर्ग हैं। उपवर्ग वरिष्ठ नागरिक, 60 वर्ष से 80 वर्ष। फिर आता है अति वरिष्ठ नागरिक, 80 वर्ष से
अधिक, ये स्थिति हमको बताना है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर स्थिति है आगे, भारत में स्थिति, भारत में स्थिति बताना है। कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या आपको बताना है, ये है 10.4 करोड़। 10.4 करोड़ है। देश की कुल जनसंख्या का ये है 10.6%। इस कुल जनसंख्या का 10.6% है। फिर लिंगानुपात यहाँ पे लिख देंगे हम, लिंगानुपात है ना, लिंगानुपात है 1013 प्रति हजार। और ये सारा जो डेटा है ये 2011 की जनगणना के अनुसार, यहां पर लिख देंगे 2011 की जनगणना। ठीक है, ये स्थिति हो गई। अब संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वृद्धों की जनसंख्या का प्रतिशत ये है 10%। यह 2050 तक दुगनी अर्थात 20% हो जाएगी, है ना। तो ये इस तरीके से तीसरा 7 मार्क का हमारा पूरा हो जाएगा। अब आता है भारत तथा मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा के विकास के लिए सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। देखो, स्कूली शिक्षा जो होती है औपचारिक शिक्षा का प्राथमिक चरण होता है, जिसके अंतर्गत प्री नर्सरी से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल स्तर पर शिक्षा प्रदान की जाती है। ये आपको स्टार्टिंग बताना है। तो सरकार द्वारा जो अलग अलग स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में बताना, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है ना, पीएम पोषण योजना है, जो मध्याह्न भोजन योजना पहले चलती थी उसका नाम पीएम पोषण योजना हो गई है ना। मध्य प्रदेश में बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। मतलब सीएम राइज जो मैंने बताया, संदीपनी स्कूल चल रहा है ना, और मॉडल स्कूल चल रहे हैं, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना चल रही है। ठीक है, और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चल रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रयास हमें केंद्र स्तर पर और मध्य प्रदेश स्तर पर जो चल रहे हैं उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम इसका स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन लिखेंगे। स्कूली शिक्षा, स्कूली शिक्षा औपचारिक शिक्षा का प्राथमिक चरण, प्राथमिक चरण है। इसके अंतर्गत प्री
नर्सरी से 12वीं तक के बच्चों को स्कूली स्तर पर शिक्षा प्रदान की जाती है। तो लिखेंगे सरकारी प्रयास केंद्र स्तर पर, क्योंकि इसमें दोनों पूछे गए हैं सरकारी प्रयासों का। हाँ, प्रदेश तथा भारत में दोनों लिखे हैं, केंद्र स्तर पर और मध्य प्रदेश स्तर पर। मध्य प्रदेश स्तर पर इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है, तो पहले हमें केंद्र स्तर पर पढ़ना है। दो हिस्सों में बांट करके इसको हम लिखेंगे। केंद्र स्तर, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान 2001 का है। प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए इसको स्टार्ट किया गया। इसको स्टार्ट करने का जो मकसद था वो था प्राथमिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण, इसके लिए चलाया गया था ये। एक कार्यक्रम जो है अभी यहां पर लिख देता हूं मैं, समग्र शिक्षा अभियान स्टार्ट हुआ है। समग्र शिक्षा अभियान 2018-19 का है ये समग्र शिक्षा अभियान 2018-19 का है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान सम्मिलित हो गया है। समग्र शिक्षा अभियान में सर्व शिक्षा अभियान सम्मिलित है। इसमें समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम, 3 कार्यक्रम इसमें एक्चुअली सम्मिलित है। एक बार प्री में इसका क्वेश्चन आ चुका है, इसका एक बार प्री में क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो इसमें जो कार्यक्रम सम्मिलित हैं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान इसमें सम्मिलित है 3 कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। ये जो है 3 कार्यक्रम एक बार प्री में पूछा गया था कि इसमें कौन सा अभियान सम्मिलित है नहीं है, ऐसा करके आया था प्री के हिसाब से। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरा है पीएम पोषण। पीएम पोषण, पीएम पोषण ये 1995 में स्टार्ट हुआ था, बाद में इसका नाम चेंज हो गया। 1921 में इसका नाम चेंज हुआ है पीएम पोषण। मिड डे मील कार्यक्रम जो था, जो दोपहर का भोजन बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है इसके माध्यम से, वो है ये कार्यक्रम। ठीक है, तो चौथा है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान है और इसका समय है 2015। 6वीं से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको गणित है, साइंस है, तकनीक है ना, उसको उसकी ओर जो है उसके अध्ययन की ओर प्रेरित करने के लिए उसको स्टार्ट किया गया था। 6वीं से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको गणित, साइंस है ना, तकनीक है, इसके अध्ययन के लिए प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, इसका खास उद्देश्य बताया जाता है। तो ये केंद्र स्तर के प्रोग्राम है ना मेन। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश स्तर।
मध्य प्रदेश स्तर पर। इसमें सांदीपनी अभी हमने पढ़ा है, सांदीपनी विद्यालय ये है, सांदीपनी विद्यालय है, मॉडल स्कूल है, मॉडल स्कूल 2011-12 का है ये केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया था। बाद में जब केंद्र सरकार ने आर्थिक सहायता देना बंद कर दी तो एमपी गवर्नमेंट ने उसको अपने स्तर पर स्टार्ट कर दिया और जो पिछड़े विकास खंड है वहां पर ये स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना है ना। इसमें एक एक लाइन लिखना, बहुत ज्यादा हम नहीं लिख पाएंगे, एक एक लाइन इसमें लिखना है। पर्टिकुलर ये कार्यक्रम जो है अलग से भी आ सकते हैं तो उसमें फिर डिटेल करना पड़ेगा। यहाँ पर एक एक लाइन आपको लिखना है। 6ठी कक्षा 9वीं कक्षा में जो लड़कियां प्रवेश करती हैं और दूसरे गांव में पढ़ने जाती हैं तो उनको जो है साइकिल वितरित की जाती है सरकार की ओर से। ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय विद्यालय है ये, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना 2004-2005 में इसको स्टार्ट किया गया। बालिकाओं के आवासीय विद्यालय हैं, वहीं पर रहने की सुविधा रहती है, वहीं पर स्कूल भी होते हैं, वहीं पर रहने की सुविधा रहती है, सारी सुविधाएं वहां पर मुहैया कराई जाती हैं, है ना। तो ये है इस तरह से सरकारी प्रयास केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार के जो प्रयास कई किए गए हैं उनके बारे में बताया। ये पूरा हो जाता है। इसके बाद लास्ट इसमें बचता है हमारा 10 मार्कर्स। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 6 के अनुसार भारत में महिलाओं की स्थिति बताना है और महिला उद्धार के लिए सरकारी प्रयासों का उल्लेख करना। ये है जो इसका तो इसका पहले इंट्रोडक्शन बताएंगे। सशक्त नारी ही जो सशक्त समाज की पहचान होती है। इसी तथ्य के मद्देनजर नारी या महिलाओं की स्थिति में सुधार करके समाज तथा राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए सरकारें जो है प्रयासरत है, सरकारें प्रयास निरंतर कर रही है। इस तरह से आपको बताना। फिर इसमें स्थिति बताना है, मध्य प्रदेश भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है NFHS 6 के अनुसार, फिर सरकारी प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं वो बताना है ना। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे, पहले प्रस्तावना आ जाएगा और फिर स्थिति बताना है, फिर सरकारी प्रयास और फिर लास्ट है इसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। इतनी चीजें इसमें हमें बताना है। ठीक है। तो सबसे पहला पैरा हमें बताना है इसका इंट्रोडक्शन का। सशक्त नारी ही सशक्त समाज की पहचान होती है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सशक्त समाज की पहचान होती है, की पहचान होती है। ये है स्टार्ट। कई यहां से भी स्टार्ट कर दिया, नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तद्देत, यहां से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये मैंने अलग तरीके से स्टार्ट किया हुआ है। इस तथ्य के मद्देनजर, इस तथ्य के मद्देनजर महिलाओं की स्थिति में मद्देनजर महिलाओं की स्थिति में सुधार करें, सुधार करके
एक समृद्ध समाज तथा राष्ट्र का निर्माण करने के लिए सरकारें निरंतर प्रयत्नशील है, ऐसा बताना है। ठीक है, फिर हमें स्थिति बताना है 2011 की जनगणना के हिसाब से, जनसंख्या है, लिंगानुपात है, साक्षरता, ये बता देंगे। फिर NFHS 6 के हिसाब से बताना। दो तरीके से स्थितियां हमें बताना है। ठीक है, तो पहले हम बताएंगे 2011 की जनगणना के हिसाब से स्थिति, महिलाओं की कुल जनसंख्या, ठीक है, ये है 58.65 करोड़। ठीक है, ये है। और ये कुल जनसंख्या का कितना है? ये कुल जनसंख्या का है 48.46%। ये 48.46%। लिंगानुपात 943 प्रति हजार है। 943। साक्षरता की स्थिति 65.46%। और ये सारी डेटा किसके अकॉर्डिंग है? ये 2011 की जनगणना के हिसाब से। 2011 की जनगणना के हिसाब से डेटा ये बताए हैं। जनगणना के हिसाब से डेटा। ठीक है, अब हमें बताना है NFHS 6 के अकॉर्डिंग। पहले NFHS 5 के अनुसार लिंगानुपात, 6 में लिंगानुपात नहीं आया है, तो ये है 1020 प्रति हजार। ये अब हम बात करेंगे NFHS 6 के अनुसार, है ना। बहुत सारे डेटा इसमें अच्छे हैं, बहुत सारे थोड़ा सा निगेटिव भी हैं। इसमें संस्थागत प्रसव का डेटा है। संस्थागत प्रसव की स्थिति अच्छी है, 90.6% स्थिति है। संस्थागत प्रसव की स्थिति में सुधार हुआ है। इसके बाद आता है पूर्ण टीकाकरण कवरेज। पूर्ण, इसको थोड़ा सा यहां पर लिखेंगे तो स्पेस हमारा बच जाएगा। पूर्ण टीकाकरण कवरेज है 87.1%। ये भी अच्छी स्थिति में है। ठीक है, प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव पूर्व देखभाल की स्थिति है, ये भी अच्छी है, 95.9% स्थिति, बहुत अच्छी है ये। गर्भ निरोधक उपयोग की दर, गर्भ निरोधक उपयोग की दर, ये है 69.1%। 69.1% ये है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। इसके बाद आता है एनीमिया से पीड़ित, घरेलू हिंसा की दर, इसमें भी वृद्धि हुई है। घरेलू हिंसा की दर, सॉरी, घरेलू हिंसा की दर में कमी हुई है। घरेलू हिंसा की दर, है ना, घरेलू हिंसा की दर में कमी हुई है 22.3%।
है ना। इनीमिया से पीड़ित महिलाएं जो है 75%, ये स्थिति चिंताजनक है। इनीमिया से पीड़ित महिलाएं ये है 75%। तो ये है स्थिति पूरी मैंने जो बताई, नए डेटा है ये सारे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जामिनेशन के लिए। हालांकि और भी डेटा है इसमें, है ना, जैसे इंटरनेट उपयोग करने वाली महिलाएं हैं, बैंक में खाता से 89% हो गया है। इंटरनेट उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या भी बढ़ गई है 33%, ऐसा कुछ है। और ऐसे मोबाइल उपयोग करने वाली महिलाओं में परसेंटेज बढ़ गया है। ठीक है, तो ये भी डेटा है, लेकिन मैंने वो डेटा यहाँ पर नहीं लिखे हैं, है ना, वहां पर उतने प्रासंगिक नहीं है वो डेटा, इसलिए मैंने नहीं लिखे। पर अभी डेटा और भी हैं, इतने ही नहीं डेटा है, ये मैंने बताया है आप लोग। ठीक है, सरकारी प्रयास, इनको भी हमें ऐसा ही लिखना है जैसे हमने बच्चों के प्रयास लिखे हैं। संवैधानिक, वैधानिक, संस्थागत और योजना, है ना। तो संवैधानिक यहीं पर हम लिख देंगे। देखिए आर्टिकल 15 का तीसरा क्लॉज जो हमने पहले पढ़ लिया है, बच्चों तथा महिलाओं के लिए विशेष उपबंध करने का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 15 का तीसरा क्लॉज, और फिर इसी में लिख देते हैं 42, महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई है इसमें महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, और 243D, डी 243T, है ना। 243D में पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण की बात कही गई है। 243T में जो है नगरीय निकाय में महिलाओं को आरक्षण की बात कही गई। इसके बाद नारी शक्ति बंधन अधिनियम का उल्लेख यहाँ पर करना जरूरी है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023, इसके तहत जो है महिलाओं को लोकसभा तथा विधानसभा में आरक्षण प्रदान करने की बात कही गई। तो ये है, और इसके तहत जो है बहुत सारे आर्टिकल जोड़े गए हैं, जैसे इसमें यहाँ पर लिख देता हूं, नए आर्टिकल जोड़े गए हैं। 330A, 330A, 332A, 334A, ये आर्टिकल जो है इसके तहत जुड़े गए हैं। तो ये हो गए। वैधानिक के अंतर्गत घरेलू हिंसा से, घरेलू सबसे महत्वपूर्ण है ये, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज निरोधक अधिनियम है 1961, दहेज निरोधक अधिनियम 1961, सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम, सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम 1987। ये है संस्थागत प्रयास, योजनागत आगे हम करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में डिस्क्राइब करना है इसको। इसमें तो खैर डिस्क्राइब करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि नाम से क्लियर हो रहा है। तो संस्थागत प्रयास और योजनागत प्रयास, इनके बारे में हमें करना है। संस्थागत,
राष्ट्रीय तथा राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय तथा राज्य महिला आयोग, ये महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, उनकी जो शिकायतें होती हैं, उनकी जांच जो है इसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय महिला कोष, महिलाओं की हेल्प के लिए जो है वित्तीय सहायता इनके द्वारा प्रदान की जाती है। महिला बाल विकास मंत्रालय, इसका भी हम उल्लेख कर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, है ना। राज्य इसी नाम से विभाग का नाम है, राज्य इसी नाम से विभाग है और केंद्र में जो है मंत्रालय इसी नाम से। तो ये जो है बहुत सारे ऐसे संस्थागत प्रयास हम बता सकते हैं। इसके बाद योजनागत प्रयास, योजना, इसमें भी मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों के प्रयास बता सकते हैं। इसमें जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए योजना चल रही है, सबको लगभग पता ही है आप लोगों को। सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर सरकार कुछ सहायता प्रदान, वित्तीय सहायता देती है और जो हेल्प करता है उसको भी वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सस्ते दर पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना है उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मातृ वंदना, ये राष्ट्रीय जो खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013 उसके तहत योजना चल रही है। 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था। जननी सुरक्षा योजना 2005 की है, ये 2005 की। उज्ज्वला योजना 2016 की है, वंदना योजना 2017 की। तो इसमें जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके पोषण का खास ध्यान इसके अंतर्गत रखा जाता है। प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना है, प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना 2020 का एक कार्यक्रम, और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछली बार धन लक्ष्मी योजना करके क्वेश्चन आ गया था, उसमें प्रधानमंत्री नहीं था, है ना, लेकिन यही योजना है, इसी को जो है प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना कहा जाता है। तो ये है इस तरह से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, प्रधानमंत्री सुकन्या योजना है, ये भी बहुत सारी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योजनाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना है, लाड़ू अभियान है, और अभी मैंने गांव की बेटी योजना बताई, गांव की बेटी योजना का जिक्र किया है। प्रतिभाकरण योजना है, उषाकरण योजना, उषाकरण योजना घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए है ना। लाड़ू अभियान बाल विवाह को कम करने के लिए लाड़ू अभियान चल रहा है। तो इस तरीके से जो है ये बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के, उनका उल्लेख करना। और लास्ट में आपको इसका कंक्लूजन यही बताना है कि इन प्रयासों के माध्यम से जो NFHS 6 है उसके हिसाब से जो है महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है ना। उपरोक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप, उपरोक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप NFHS NFHS 6 के अनुसार महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है।
महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन उनकी स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक है। उनकी स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक स्थिति चिंताजनक है। इस ओर सरकार द्वारा अपना ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है, ऐसे आपको बताना ना। स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक है, उस ओर ध्यान सरकार अगर कर लेगी तो जो है काफी सुधार हो सकता है, जैसा भी सुधार काफी दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है इसका कंक्लूजन लिखना है और इस तरह से ये सेशन पूरा हो जाता है। और इसके बाद जो है इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करें।